पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026 इस वक्त मुल्क गिर बहस का मरकज बना हुआ है। इस्लामाबाद की हद तक नाफिजुल अमल इस कानून के तहत अब शरीके हयात की जासूसी, सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखना और बिला जवाज तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना संगीन कानूनी जराइम तस्वुर होंगे। नाकिदीन का दावा है कि ये कानून रिवायती खानदानी तवाजुन को बिगाड़ने का सबब बनेगा। सवाल ये है कि क्या ये कानून वाकई खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा या घरेलू रिश्तों में नई कानूनी पेचीदगियों का पेशखैमा साबित होगा। इन अहम मौज़ूआत के साथ साथ सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा को चुनौती समेत दीगर मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे रिवायत सियासत तो डिस्कस होगी, लेकिन घरेलू सियासत, चलो आप मुझे घूर के देख रहे हैं। वक्त अब बस फिर आप ऐसे है कि फौरन आप कंप्लेंट करें हाँ और उन्होंने फड़ के ले जाएंगे। हाँ मैं उत्थे जाके कहूँगा कि मैं तो नहीं घूर रहा था, आयशा घूर रही। नहीं, मैं तो मुस्कुरा के देख रही थी। देखिए, इसका वीडियो एविडेंस मौजूद है, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए, आपने मुझे घूर के देखा, राइट। हाँ, तो वजह चाहे जो भी है वो तो मैं बाद में बयान करूंगी कि आपने मुझे घूरी क्यों डाली। ये बाद में डिस्कस होगा, लेकिन मैं रिपोर्ट कर दूंगी। ओके, जब आप रिपोर्ट करेंगी जी, तो आपको मुझे वो केस हो जाएगा मेरे ऊपर। हाँ, बिल्कुल आ जाओ सेठी साहब, हाँ घूर रहे हो तुसी, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी थी तैसी, ठीक है ना। हाँ तो मैं कहूँगा नहीं जी, कोई नहीं, कोई सबूत नहीं है था, ठीक। तो ऐसी कोई गल ही नहीं है, मैं किस तरह घूर सकना। हाँ, जुरत। मैं तो शरीफ आदमी है, मेरी जरूरत नहीं। वो कह नहीं है, कोई नहीं, आयशा ने इल्ज़ाम लगाता है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਆयशा ਨੂੰ उधर। अच्छा। तो बुलाएंगे, आयशा ने पूछेंगे कि अच्छा आपने इल्ज़ाम लगाया, ये घूर के देख रहे थे? जी। तो आयशा कहेगी जी हाँ। तो वो कहेंगे अच्छा तो सबूत क्या है? तो कहेगी मैं जो कह रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है ना, आपके कहने के साथ तो नहीं हो जाएगा, आप तो कुछ भी कह सकती हैं। अच्छा। हाँ, तो अब कई सेठी साहब अगर कह देते हैं कि आप घूर रही थी, तो फिर आपके ऊपर भी केस हम कर देंगे। तो ये इसकी एविडेंस कहाँ है, प्रूफ कहाँ है इसका? कोई बंदे हैं आपके साथ 3-4 जिन्होंने देखा था कि ये घूर रहे थे आपकी तरफ, और तो अगर है ऐसे कोई सबूत है तो लेके आए। अच्छा। सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाना तो हर बंदा, हर औरत, हर मर्द लगा सकता है। यही तो बात है इस कानून में कि ये साबित कैसे होगा। हाँ, इतनी पेचीदगी है इसके अंदर, लेकिन इसका तारुफ ये है कि पहले तो इसमें सिर्फ 2021 में हमने देखा तो ख्वातीन की हद तक महदूद था। अब तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हर वो तबका जो पिसा हुआ है या जिसको कोई शिकायत है, मर्द ख्वातीन, जरूरी पिसा हुआ ना हो, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि हर खातून जो है वो पिसी भी है। हाँ और आजकल तो मर्द कहते हैं हम भी पिसे। हाँ, ये मर्द भी आ गए इसमें तो पहली ये बार। सारे आ गए ना इसमें। हाँ तो बस ठीक है, सारा दिन ਅਸੀਂ ਘੂਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ एक दूसरे वाल। और केस बनते रहेंगे, ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, वकीलों की ऐशी हो जाएगी। यही कहा जा रहा है ठीक कि जी, वकीलों की याशी से ज्यादा इसमें कुछ हर नहीं है, या रोज पुलिस यहाँ की। वही मजमा लगा करेगा हाँ। अदालत के आगे, और आना जाना रहेगा। हाँ। और जो घर थोड़े बहुत चल भी रहे हैं वो भी तबाह हो जाएंगे लड़ाई झगड़े के अंदर। आप भी यही समझते हैं जैसे बिल्कुल, मैं इसके ये बारे में समझता हूँ बात ये की गई? इतना फजूल ये कानून है, इतना फजूल ये कानून है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके पीछे जो सोच है वो बहुत अच्छी है। कि सोच तो यही थी ना कि जो जिन लोगों के ऊपर जुल्म होता है या जिन लोगों के ऊपर जेन्युइनली कोई परसिक्यूशन होती है, उनके जी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल। बनाया गया। मगर फिर इसको उस पर थोड़ी सोच विचार होनी चाहिए थी कि जो कैसे ये चीज़ें प्रूफ दिया जाएगा इसका कि ये है, ये ऐसे नहीं है। देखिए, हरासमेंट के ऊपर दुनिया में हर जगह पे कानून है, जिसे आप हरासमेंट कहते हैं, हरास करना। जी जी। यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं। तो उनमें और इसमें क्या फ़र्क है? और तो खातून जो है वो तो किसी अभी भी ये होता है कि इल्ज़ाम लगते हैं। जी। अभी खातून के लिए एक ओम्बुड्समैन भी है, वहाँ भी ये जो इल्ज़ाम होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो जाते हैं वहाँ सुनी जाती है बात। मगर क्या इसके साथ कोई मसले हल हो गए? कानून बनाना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। और अगर सही तरीके से वो कानून इम्प्लीमेंट ना हो सके जी। तो वो और भी नए मसले क्रिएट करता है, पैदा करता है। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप इस कानून को गौर से देखें और इसके अंदर जिस किस्म की बातें लिखी हुई हैं, और किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं दी उन्होंने,
तो ये कौन फैसला करेगा कि ए घूरना सी ते घूरना नहीं सी, ए गाली सी ते गाली नहीं सी, ए प्यार दी गाली सी या गुस्से दी गाली सी, या गुस्सा जो होता है वो तो आपको सबको पता ही है 2 मिनट के लिए होता है, उसके बाद चला जाता है। अच्छा। और ये भी कहा जाता है कि गुस्से के अंदर जो बात कर दी जाए हाँ। उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती, बिकॉज गुस्सा जो है उसमें बंदा अपने काबू में नहीं होता, अपनी होश में नहीं होता। तो इसलिए तो ये सारी चीज़, बहुत से इसमें इश्यूज हैं। और मुझे जो हैरानी इस बात की है कि पार्लियामेंट के अंदर वो कहते हैं कि जी कमेटीज में इसको देखा और वहाँ भी ये बहस 2 हुई, कमेटीज के अंदर इसके ऊपर पूरी बहस हो तो चुकी या है। तो हमें बताया जाए कि लॉजिक क्या है इसकी। ये सारे जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये इसका जवाब कौन देगा? क्या अदालतों में जाके इसके जवाब मिलेंगे हाँ। या उससे पहले जवाब मिलने चाहिए? इसमें एक प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की भी बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को भी इसमें मुतय्यन किया जाएगा। इसमें मेडिकल डॉक्टर्स होंगे, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन होंगे जो कि विक्टिम्स को असिस्ट करेंगे इस मामले पे, यानी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। पूरा नया ड्रामा खड़ा हो जाएगा। और इसमें से नतीजा कुछ नहीं निकलना, कोई फैसला कुन बात नहीं होनी। बिकॉज अगर आप ये सारा एक अमला बना देते हैं, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, फलाना टिंगड़ा, कभी फलाने को बुलाया जाएगा, कभी फलाने को बुलाया जाएगा, और एविडेंस होती रहेगी, रिकॉर्ड होती रहेगी, नहीं होती रहेगी। उसके बाद फिर जब ये जो भी फैसला आता है तो इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा ना। तो फिर वही सारा ड्रामा कि जी पहले इस कोर्ट में जाएं, फिर हाई कोर्ट में जाएं, फिर क्योंकि हाई कोर्ट की रिट आप नहीं ले सकते, जितने मर्जी कानून बना लें आप हाई कोर्ट को अलहदा नहीं कर सकते। अच्छा। आप निचले पैमाने पर, निचले जगह पे आप जो मर्जी कर लें इस किस्म के कानून, आप लिख भी दें कि ये कानून के जो फैसले हैं ये हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे, उसके बावजूद हाई कोर्ट की फंडामेंटल रिट ज्यूरिसडिक्शन है तो वहां जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ है। मगर बात ये है, मसला तो है, हरासमेंट होती है और हमने कानून भी बनाया है, मगर मुझे बताएं कितने कामयाब हैं वो कानून? उसके ऊपर किसी ने कोई स्टडी की है? ये जो खवातीन की हरासमेंट के बारे में ऑन द वर्क प्लेस और घर में, ये सब कानून बने हुए हैं। पंजाब की हद तक तो बहुत मुअस्सर है, मरियम नवाज साहिबा के बाद ये और स्ट्रांग हुए हैं। तो मतलब है मुझे ये बताया जाए कि इसमें कि रेट ऑफ सक्सेस क्या है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसको रिडीम किया जाए, रिड्रेस किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए उस चीज़ को। मगर ये है कि इस किस्म का ओपन एंडेड लॉ, और फिर देखिए ऐसी चीज़ बनाना, उसके पहले रूल्स नहीं बनाए। रूल्स से पता तो लगता कि घूरना होता क्या है, फलानी चीज़ क्या होती है, अब्यूज़ उसको कहते हैं। हमारे ज़माने में तो अब्यूज़ बड़ा क्लियर कट था, फिजिकल अब्यूज। यहाँ तो उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल अब्यूज भी है। लो जी हम तुम साइकोलॉजिस्ट बढ़ा के पूछो, वो कहते भी तो आपका ट्रॉमा क्या है, जो मर्जी आप कह दें, तो इट्स योर वर्ड अगेंस्ट समबडी एल्सेस वर्ड। तो ये व्हाट इज ऑल दिस? तो आई थॉट बड़ा ही इमेच्योर किस्म का फजूल पॉइंट स्कोरिंग है। अब ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये शर्मिला फारूकी साहिबा ने अच्छा वो ठीक पिछले है, साल भी प्रेजेंट किया था। ठीक है, मगर इस किस्म के कानून को फिर सही तरीके से बनाना चाहिए ना, कि उसके कोई नतीजे भी अच्छे निकले। इसके कोई अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। लड़ाई झगड़े जो हैं वो एक ऐसे आसमान पे चले जाएंगे हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर। और हमारी तो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और उसके अंदर तो पता नहीं हर बंदा जो है वो कूद के, आप बीवी को तलाक की धमकी नहीं दे सकते, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, आप बीवी को उसकी मर्जी के खिलाफ ससुराल के साथ नहीं रख सकते। अच्छा मैं सवाल पूछता हूँ, हाँ, लड़ाई होती है घर में जो कि हर रोज होती है किसी न किसी चीज के ऊपर, होती है ना? हर रोज तो नहीं होती, चलो हर दूसरे दिन चले यार अच्छा लड़ाई क्या होती है? कभी कभार नहीं, लड़ाई क्या होती है? इख्तिलाफ राय होता है। इख्तिलाफ राय। अब इख्तिलाफ राय लड़ाई कब बन जाती है? जब और कब, क्या उस वक्त बनती है जब मियाँ कहता है चल मेके चली जा, तो वो चली जाती है, तो उसके बाद 2 हफ्ते बाद जाके बंदा उन्हें वापस ले आता है। तो क्या उस दौरान में अब ये केस हो जाएगा? वो खातून इन पे केस कर देगी? ये क्या होगा? व्हाट्स गोइंग ऑन? और फिर बामी सुलह सफाई से वो वापस भी ले लेंगे। हाँ, तो मश्क जो और है इस वक्त तो यहाँ तो ये है कि बेइज्जती या इस किस्म की इश्यूज जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं कि हस्बैंड और वाइफ करें, वो दी मदर इन लॉ कर सकती है, फादर इन लॉ कर सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम बखेड़े। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, कि सोचा समझा नहीं है किस तरीके से। नहीं सेठ साहब, शायद ये मुतासिर ज्यादा लगते हैं, जैसे हम बैरून मुल्क देखते हैं, तरक्की याफ्ता माशरों में देखते हैं कि वहाँ पर बाकायदा एक सिस्टम काम करता है इस तरह के अब्यूज के ऊपर, फिर थेरेपीज भी होती हैं, फिर कानून जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है जो इस बारे में कंप्लेंट करे। तो यहाँ पॉलिटिकल विल तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन शायद सिस्टम साथ उस तरह से ताउन नहीं करा जिस तरह बैरून मुल्क हम देखते हैं। यहाँ 2 बातें ना, एक तो सिस्टम ताउन नहीं करता बिकॉज सिस्टम के अंदर बहुत से रोड ब्लॉक्स हैं। दूसरा ये भी है कल्चर। हमारे कल्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें नॉर्मल हैं, बाहर के कल्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। फॉर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है। हाँ,
तो मतलब वहां तो मियाँ बीवी हैं और बच्चे हैं, बस, और बच्चे भी भाग जाते हैं, जी। मियाँ बीवी रह जाते हैं, इसीलिए डिवोर्स बहुत हाई है। ठीक, यहाँ तो हर बंदा एक दूसरे उत्ते चढ़िया है। घर तुम एक घर को तीन दो फैमिलीज रह रही हैं, और सारा वक्त लड़ाई झगड़े क्या, घूरना इज नॉट द लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जी। और इसमें फिजिकल अब्यूज क्या है, इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। खैर सेक्सुअल अब्यूज का वो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी कानून के जी हस्बैंड वाइफ रिलेशंस के अंदर व्हाट इज सेक्सुअल अब्यूज एंड व्हाट इज कॉन्जुगल राइट, ये भी तो इश्यूज है ना। जी। वर्बल अब्यूज, जी। अब वर्बल अब्यूज में क्या, अगर कोई बीसी कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, तो चलो जी लैचली कर ली है। तो ये तो आप पंजाबी जुबान जो है उसके अंदर तो वर्बल आम है, ये आम है। वर्बल तो बहुत कुछ कहते हैं, उसका कोई मतलब तो कोई नहीं होता। खामखाई कह देते हैं। हाँ, वो खामखा क्या, वो तो हिस्सा है हमारी जुबान का। उसके बगैर तो हम जैसे तो 2 मिनट सोचना पै जाए तो ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ 2-3 गालियां ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ, क्रंचेस, ताकि जरा थोड़ी देर वक्त मिल जाए सोचने का कि आगे की कहना है। हाँ, यही है ना, स्पेस ले लेते हैं। हाँ, तो स्पेस मिल जाती है थोड़ी गाली वाली देख के, थोड़े से, और गुस्सा ठंडा हो जाता है। जी। हालांकि सिर्फ गुस्से को ठंडे करने के लिए होता है, और कोई उसमें नहीं होती बात। तो बात ये है कि ये क्या कर रहे हैं जी। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। इसमें तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स और जीपीएस ट्रैकर की भी बात की गई है। वो जो बैरून मुल्क हम निज़ाम देखते हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया जाता है किसी के अगेंस्ट, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स, ये क्या, ये मतलब लेकिन ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तक क्यों है? बाकी सूबों तक ये आएगा? नहीं, उनको वो एक, इस्लामाबाद इसलिए कि अर्बन एरिया है। हाँ, अर्बन एरिया के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन फ़र्क होती है फ्रॉम रूरल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। वहाँ के जो रिलीजियस कानून है या कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ लोग लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग 1 2 3 किया है कि इस्लामाबाद में करके देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। एक किस्म का पायलट प्रोजेक्ट आप समझे। मगर इनको इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सी मुश्किलात सामने आएंगी, एंड आई थिंक इट्स अ बैड लॉ। इसके पीछे सोच अच्छी है प्रोटेक्शन देने की, स्पेशली टू वेमेन, बट ये बात करते करते ये आगे चले गए और बच्चों को भी इंक्लूड कर दिया है। माँ अगर बच्चे को घूर के देखती है तो क्या फिर बच्चा जाके कंप्लेंट करेगा? यही बैरून मुल्क होता है, वहाँ पे बच्चा जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। तो शायद यहाँ पर उस मगर वहाँ सिचुएशन कल्चर फ़र्क है ना, यहाँ कल्चर फ़र्क है। वहाँ मैं आपको बताऊँ, वहाँ बच्चे जो हैं वो बड़े होके चले जाते हैं और वो फैमिली का ख्याल नहीं करते, दूर हो जाते हैं। जी। वहाँ की तो कंप्लेंट ये है, माँ कहती है कि 2-2 साल गुजर जाते हैं, फ़ोन नहीं करते। हमारा तो सिस्टम यह है कि वी आर ऑल जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो वो फ़र्क है ना बिटवीन किड्स ओवर देयर। यहाँ के जो बच्चे हैं, इनका ये मौक़िफ़ है कि जब वो बच्चे होते हैं तो माँ और बाप जिम्मेदार होते हैं उनके। जब ये बड़े हो जाते हैं तो वो कफालत करते हैं फिर उनकी, हाँ, वापस करना। वहाँ ऐसे नहीं है। हाँ, वहाँ ऐसे नहीं है। वहाँ के बच्चे जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप उनका ख्याल करते हैं, जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे वहाँ के माँ बाप की कोई ख़ास इज्जत नहीं करते, ना ही वो उनके साथ उनकी कोई जिम्मेदारी लेते हैं। इसीलिए वहाँ ओल्ड एज होम्स बन गए हैं, इसीलिए रियासत माँ बाप की जगह पे आ जाती है उनकी हेल्प करने के लिए, बूढ़ों की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए फ्री मेडिकल है, ये है, वो है। तो यहाँ तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, और स्पेशली अर्बन एरियाज में और वर्सेस रूरल एरियाज। रूरल एरियाज वर्सेस नॉर्मल रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज, तो बहुत अनइवन डेवलपमेंट है, कल्चर की भी अनइवन डेवलपमेंट है। तो इसीलिए मौलाना फजल ने भी कोई एक बयान दिया है जी। वो 18 साल से कम उम्र की शादियों पे उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा मैं तो करवाऊंगा इससे कम उम्र शादियां, और उसमें जाके शरीक भी होऊंगा। हाँ, वो दे यू गो। वो कहते हैं कानून बना हुआ कि 18 साल की उम्र से कम शादियां नहीं हो सकती। मौलाना कहते हैं मैं तो 10 साल के बच्चे की शादियां करा दें। अब वो क्या, उनका मतलब ये है कि हमारा कल्चर के अंदर शादी इज नॉट जस्ट एन अरेंजमेंट वेयर कि आपकी एक कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाती है। तो बालक उनके लिए ये तो एक आप समझे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वो बच्चों की शादियां कर देते हैं फैमिली के अंदर, तो उसके साथ सिर्फ उन बच्चों का ख्याल नहीं होता, उनको अपनी भी सारी फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने के लिए वहाँ जो राइट्स होती हैं उनको बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ इट। तो अगर वो 10 साल की उम्र में 2 बच्चों की शादी कर देते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि ये अब अलग जाके रहेंगे और बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, और दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि हमने अपना आपको दिया, आपने अपना दिया, हमारे रिश्ते, फैमिली के रिश्ते या कबाइले के रिश्ते पूरे हो गए, एंड वी आर नाउ लिंक्ड टुगेदर। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डील कि यू नो वी आर टुगेदर। तो ये इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। अब शादी
हमें हमारे जहन में शादी आती है, शादी उस चीज को कहते हैं जहाँ बच्चे पैदा हो जाए। तो रिप्रोडक्शन। हाँ, तो वहां तो वो ये कहते हैं 10 साल के अंदर तो बच्चे नहीं पैदा होते। जी। मगर अब मौलाना साहब यही कह रहे हैं कि नहीं, इफ द गर्ल इज बालिग है वो, बालिग है तो देन यस, व्हाई नॉट। उसमें मजहब का एलिमेंट आ जाता हाँ, ना तो उनका। वो इसलिए क्योंकि एक जमाना था कि शायद ऐसे ही था। मगर जैसे जैसे सिविलाइजेशन तब्दीली आई और कानून बने और वसी पैमाने पर आबादियां बढ़ी और इस किस्म की, तो फिर उसके बाद फिर इस किस्म के कानून बनाने पड़े। अब ये है कि इसीलिए वोटिंग एज भी 18 है, इसीलिए अब एडल्टहुड आईडी कार्ड भी 18 पे मिलता है, क्योंकि और अब बाय द वे एक नया ड्रामा शुरू हो गया। वो कहते हैं कि यूरोप के भी अंदर ये कह रहे हैं कि 18 से पहले ही लोग बालिग हो जाते हैं, और वहाँ भी वो ये सोच रहे हैं कि 18 को कम करके 16 पे लाया यूके में इस पे पिछले साल से काम चल रहा है। जी हाँ, मगर वो और सिस्टम है और वहाँ और बालिग का मतलब कुछ और है और यहाँ कुछ और है। बहुत फर्क है, बहुत से। लेकिन इस फर्क की निशानदेही आपने करते हुए साथ ही एक सवाल का जवाब भी दे दिया मौलाना साहब के हवाले से। इंग्लैंड से मलिक वकार अली ने एक सवाल किया था, उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अच्छा सेठी साहब, फिर इस कानून को हमारे माशरे के साथ हमआहंग करने के लिए क्या करना चाहिए था कि इतनी ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ना आती कि ये तो हमारे निजाम को तोड़ने का बायस बन रहा है, हमारे घरों को तोड़ने का नहीं बन रहा, कंफ्यूजन क्रिएट करने का बढ़ रहा है। एक नया वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएंगे इसके साथ, कोई रेजोल्यूशन नहीं होगी। अच्छा, बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे मसले। या तो ये होता कि इसको बड़े क्लोजली डिफाइन किया जाता, अच्छा, और एग्जाम्पल्स दिए जाते। अब यहाँ ऐसे लगता है कि आपने अदालत पे छोड़ दिए कि क्या वो तय करे, जबकि पहले आपने बताया कि इदारे मौजूद हैं मुख्तलिफ अपनी अपनी जगह पर। तो ये अगर अदालतें ये फैसला करेंगी तो फिर तो ये कि ये हुआ या ये नहीं हुआ, ये जायज़ है कि ये नहीं जायज़, और फिर तो ये आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब होता रहेगा। अच्छा सेठी साहब, जब अदालतों की बात आती है तो फैसले में और जो बुनियाद है उनकी, उसमें इतना तजाद होता है कि अभी एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया। इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराही कर रहे थे और जस्टिस मसरत हलाली इस डिवीज़न बेंच में थी। उन्होंने खुला और तलाक के हवाले से एक मुकदमे का फ़ैसला जारी करते हुए ये कहा है कि अदालतें अपनी मर्जी और बीवी के बयान के बगैर तलाक के मुतालबे को खुला में तब्दील ना करें, क्योंकि इसकी वजह से वो हक़ महर से महरूम रह जाती है। और इसमें इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के साबिका फैसलों को कलअदम करार दे दिया। ये कितना अहम फैसला है पाकिस्तान की तारीख? अच्छा, ये बहुत अहम फैसला है और बहुत ज़बरदस्त अच्छा फैसला है। ये हकीकी तौर पे ख़वातीन के हक़ में है। अगर एक खातून कहती है कि खुला नहीं है जी, तो फिर नहीं है, ख़त्म होगी बात। ये क्या बात हुई कि आप फैसला करते हैं कि ये खुला है, ये खुला नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मुतालबा कर रही है, बजाय ये कि वो किस बुनियाद पे मुतालबा कर रही है, और नहीं, और उसकी अहमियत जायज बुनियाद। फॉर एग्जांपल इस केस बताए ना क्या हुआ इस केस में। उसमें वो लहदगी कुछ वजूहात बता रही थी कि उनके शौहर ने उनकी मर्जी के बगैर दूसरी शादी की, हालांकि कानून ये कहता है पाकिस्तान का कि आप इजाजत के बगैर दूसरी शादी, मसला तो बन गया वहाँ, जी नहीं कर सकते, कानून की खिलाफ वर्जी। उसके बेसिस के ऊपर खातून ने जी ये दावा किया कि मुझे तलाक चाहिए, कि मुझे तलाक चाहिए, इससे मेरी इजाजत बगैर कर दी, मैं नहीं रह सकती जी। और अदालत ने ये फैसला किया कि नहीं, ये खुला का केस है। हाँ, वो जो दो अदालतें थी, फैमिली कोर्ट एंड पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने फैसला शौहर के हक में दिया कि ये खुला है, तो ज़ाहिर है हक के महर तो रह गया 12 लाख रुपया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा नो, वो कह रही है कि इसकी बुनियाद क्या है। बुनियाद ये है कि आपने मेरी इजाजत बगैर कानून के खिलाफ आपने एक नई शादी कर ली जी, तो इस सूरत हाल में मैं नहीं रह सकती आपके पास, तो मुझे आप डिवोर्स करें जी। ये खुला नहीं है, दिस इज नॉट खुला जी। सो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इनका अगर ये इसको खुला समझेंगे तो फिर आपका उनका जो हक महर है वो भी नहीं मिलेगा, एक ज्यादती के बाद दूसरी ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उसकी तलाक के पीछे जो वजह बनी वो शौहर की पैदा करता है और वहाँ कानून की खिलाफ वर्जी अपनी जगह पर है। कि वो अपनी फ्री विल के साथ वो नहीं रहना चाहती और वो डिवोर्स चाहती, तो फिर तो सही है। मगर अगर वो अपनी फ्री विल से नहीं, उनको पुश किया गया, प्रेशराइज किया गया, उनको ज्यादती उनके साथ की गई है और फिर उनको तो उस बेसिस के ऊपर वो कहती है मैं नहीं रह सकती, तो फिर और बात है। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डिसीजन बाय द कोर्ट। तो मुझे ये अफसोस इस बात का है कि ये जो हमारे हाई कोर्ट लेवल पे जो जजेस बैठे हुए हैं, जो कि बस अब मैं क्या कहूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देके एक बुनियाद रख दी है कि आइंदा भी इस तरह के फैसले आएंगे। और हमने ये देखा कि जो खवातीन जजेस हैं, जैसे आयशा मलिक हो गई या मसरत हिलाली, आयशा मलिक जब लाहौर हाई कोर्ट में थी तब उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया था खवातीन के राइट्स के हवाले से, और अब इन्होंने बड़े अच्छे इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दिए हैं। बहरहाल हम वापस आते प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। खबरें बेशुमार हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी जो सड़कों को गरमा रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। उन्होंने बहुत अहम खिताब किया, बहुत से इंकशाफात किए, डिस्कस करने के लायक हैं। गवर्नर राज कैसे लगाया जा सकता है, उसके मुमकिनात क्या हो सकते हैं, किन खदशात का वो इजहार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा को धमकी क्यों दी 100% टैरिफ की, और उसके बाद कनाडा क्या करेगा, हम ये भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब के शाहजहां अल मारूफ शाहजहां मोहसिन नकवी साहब के वाले साहब ने जो खबर दी, वो कह रहे हैं कि हम फैसला तब करेंगे जब वज़ीर आज़म मुल्क में वापस आएंगे, और उनके साथ कल उनकी मुलाकात होने जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत होगी या नहीं होगी, बड़ा फैसला कल होने जा रहा है। सो इस तरह की बहुत सी खबरें हैं, लेकिन ज़ाहिर है सवालों की एक बौछार है और एक लंबी लिस्ट है जिसको हम अरसे से रोक के रखते हैं। 2-3 सवाल शामिल कर लेते हैं, लेकिन लोग फिर ज़ाहिर है गिला करते हैं। तो मेरा ख्याल है हम शामिल कर लेते हैं एक सवाल, बल्कि एक नहीं, बहुत से सवाल। उससे पहले फिर मैं जल्दी से 2 बातें कर दूँ। कर दें। एक तो ये कि मोहसिन नकवी साहब से मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। और मैंने सिफारिश की है कि एबटाबाद के अंदर एक स्टेडियम बना दिया जाए। अच्छा। और मैंने उन्हें बताया कि आपका नाम मैंने अब शाहजहां रख दिया। तो कहने लगे डन हो गया। कहते डन। अच्छा। तो ये खुशखबरी मैंने देनी थी उन साहब को जो कह रहे थे कि एबटाबाद का भाई को ख्याल किया जाए। हाँ। तो नकवी साहब ने वादा कर दिया कि फोन बना देंगे। नाइस, वेरी नाइस। चले, एबटाबाद से जिन्होंने सवाल भेजा था और आपको पता है कि मेरा भी जो आबाई गांव है वो एबटाबाद ही है। तो ये खबर मेरे लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने कहा ये अच्छी खबर दे दी जाए। और दूसरा ये कि इनकेस मोहसिन नकवी साहब शाहजहां साहब भूल जाएं तो उनको याद दिला दिया जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम कि वो यार वो एबटाबाद दा स्टेडियम जो है वो भी बनना है ना। हाँ, तो आई थिंक इंशाल्लाह हो जाएगा सूनर और लेटर। मुलाकात की दीगर तफसीलात तक आप हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें बताएंगे कि इसके अलावा क्या बात हुई? नहीं, वो बात है तो अब रहने देना। फैसला क्या होने जा रहा है, चलिए ये बता दें। वो भी आज या कल में आपको पता कल हो जाएगा फैसला। लेकिन वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की इंतजार है, वो जैसे होएगी फिर बैठ के ये फैसला करेंगे। अपना फैसला तैयार है या प्रपोजल्स तैयार हैं इनके नहीं, पास? कहते हैं कि दोनों साइड्स की स्टोरी जो इश्यूज हैं वो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे रखेंगे, और ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है क्योंकि इस पर फॉरेन पॉलिसी भी आ जाती है। तो देयरफॉर वी विल लुक इनटू इट इन दैट लेवल। तो इसलिए मेरा ख्याल है लेट्स वेट फॉर इट। कल तक ये ऐलान हो जाएगा, लेकिन कल शो नहीं होगा हमारा, तो इसीलिए हम शामिल कर लेते हैं टोरंटो से आमिर अहमद का सवाल। सेठी साहब, माजी में जब हमारी जंगें हुई हैं हिंदुस्तान से, तो हमें बताया जाता है कि अफगानिस्तान से हमारे अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से माजी में मगरबी सरहदों से फौजों को मूव कर दिया जाता था मशरकी सरहदों की तरफ इंडिया से लड़ने के लिए। अब हालात ये हैं कि हमारे ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं अफगानिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, और हिंदुस्तान ने कश्मीर हजम कर लिया है, और हमारे इंटरनल जो हालात हैं पाकिस्तान के बिलखुसूस बलोचिस्तान और KPK में, वहाँ पे भी बहुत अनरेस्ट है। तो जो अभी हम 3 डिवीजन फौज यानी कि तकरीबन 30 से 50 हज़ार फौजी गजा भेज रहे हैं, तो ये फौज कहाँ से आएगी? क्या हमारे मामला दुरुस्त हो गए हैं अपने इलाके में, अपने बॉर्डर्स पे? इतने पुरसकून और मुतमईन है कि हम इतनी सारी फौज कमिट कर रहे हैं गजा में, और क्यों कर रहे हैं? इस बारे में आपके पास कोई इत्तला हो तो फरमाइए। आमिर साहब, आपके सवाल बड़े ख़तरनाक होते हैं आमतौर पे, इसलिए वो हम चलाते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो चलाएं तो ये प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। सर सवाल ही के ऊपर बंद हो जाएगा, छोड़िए उसका जवाब। तो इसलिए आप मेहरबानी करके ज़रा सवाल उसको समझा किया करें जहाँ जवाब भी मिल सके। तो खैर एनीवे, इसका जवाब तो है मेरे पास, तो इसलिए फिर आज शामिल किया गया। देखिए, ये गलत फहमी है आपकी, ये पता नहीं कहाँ से आपने ये बात सुनी है या पढ़ी है कि बाजी में हमारी फ़ौजें जो हैं उनको महफूज करने के लिए वो दूसरे बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इट्स नेवर बीन द केस। 1965 वॉर में एक इशू बना था जहाँ से ये बात चली थी शायद थोड़ी बहुत, कि हमने ईरान के साथ बात की थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने जहाज़ जो हैं वो उसको कुछ अरसे के लिए ईरानियन एयरफील्ड्स पे पोस्ट कर दें ताकि इंडियन अटैक से वो बच जाए। मगर ऐसी फिर सिचुएशन नहीं हुई थी, सिर्फ ये सोच थी। उसके बाद 90 की दिहाई में एक नई सोच आई, वो जिसे जनरल असलम बेग स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे कि हमें अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इशू बन जाए इंडिया के साथ, तो हमें रिट्रीट करने के लिए पीछे भी जगह होनी चाहिए, एक सिंपैथेटिक इलाका होना चाहिए। मगर मेरा ख्याल है इट वाज अ फुलिश नोशन स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। शायद उनका मतलब ये नहीं था कि फ़ौजें वहाँ रखी जाएँ, मगर ये था कि एक हमसाये मुल्क के साथ इस किस्म की डिफेंस हो जाए
ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद भी मिल सके हमें। मगर वो बड़ी मिसअंडरस्टूड था स्ट्रेटिजिक डेप्थ, तो मगर तो उससे ये मिसअंडरस्टैंडिंग शायद हो गई है कि जंग के दौरान आपने कोई फ़ौजें मूव करनी है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। फ़ौजें जहाँ हैं वही लड़ेंगी और डट के लड़ेंगी, आप इसका फिक्र ना करें कि वो इधर उधर रिट्रीट में जाएंगी, नो सच थिंग। और इन एनी केस अब द नेचर ऑफ वॉर इज़ चेंज्ड। अब आपने देखा पिछली राउंड में, द 4 डे वॉर में, जो आपकी लैंड आर्मी थी वो तो इधर उधर भी नहीं हुई, वो जहाँ थी वहीं बैठी रही। और एयर वॉरफेयर था, और एयर वॉरफेयर के अंदर भी आपने देखा कि वो सिर्फ ये नहीं था कि डॉग फाइट्स हो रही थी, डॉग फाइट्स के बगैर ही जहाज़ गिर रहे थे, उड़ रहे थे एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है आई थिंक ये जो आपने बात की कि जी वो फ़ौजें जो है हमारी अगर हमने ये फ़ौजें भेज दी टू गाज़ा तो 3 डिविजन्स भेज दी तो हमें बड़ी कमज़ोर हो जाएंगे। आई थिंक दैट्स रॉन्ग, नंबर 1। नंबर 2, आपको शायद पता नहीं है इस बात का, या शायद पता है और उस पर आपने गौर नहीं किया, वो ये कि फ़ौजें नहीं जाएंगी। और देखिए इसमें 2 इश्यूज़ हैं ना। हमने तो पहले ही कह दिया है कि हम अगर किसी चीज़ का हिस्सा बनेंगे तो अमन की बात होगी, लड़ाई झगड़े में हम हिस्सा नहीं लेंगे। ना ही हम हमास को डिसार्म करने के हक़ में हैं, ना ही हम उसमें हिस्सा लेंगे। और अब तो आपने सुन ही लिया कि इज़राइल की तरफ से भी ये आवाज़ अब गूंज रही है कि हमने पाकिस्तान और तुर्की की फ़ौज के जो सिपाही हैं वो हमने इस इलाके में नहीं आने देने, वो तो समझते हैं हम हॉस्टाइल हैं। तो ये तो बहुत, इसे कहते हैं ना, आपने डोनाल्ड ट्रंप को भी खुश कर दिया वैसे हम तैयार हैं। उधर से इजराइल ने कहा कि आपने नहीं आना, हम नहीं आने देंगे आपको, आपका तो मसला हल हो गया। आप तो नहीं जाना चाहते वहाँ, आप तो मजबूरी के तहत आपने ये सब कुछ किया है, सबको पता है इस बात का। और ये भी आपने कह दिया कि हम तो यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के अंडर जो कानून है उसके तहत हम करेंगे और पीस कीपिंग होगी, लड़ाई झगड़े में हम नहीं हिस्सा लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ौजें जाएंगी वहाँ। आप जाके उस कमेटी में बैठ जाएंगे, मगर आई डोंट थिंक यू विल सी एनी मूवमेंट ऑफ फ़ौजें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप रिलैक्स करें, ना फ़ौजें दूसरे बॉर्डर में जा रही हैं भाग के ना फ़ौजें यहाँ कम हो रही हैं और उधर जा रही हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पिछले साल फर्स्ट पोस्ट जो एक इंडियन आउटलेट है उसकी जानब से ये खबर दी गई थी कि पाकिस्तान को 20,000 के करीब फ़ौजी भेज सकता है। तो मुझे लगता है आमिर अहमद साहब ने उस पर इत्तफाक करते हुए फ़ौजों की तादाद भी 30 से 50,000 कर दी है। इस बड़ी तादाद में फ़ौजी नहीं भेजे जा सकते, और पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ने भी सख्ती से इन खबरों को मुस्तरद किया था। तो जो मोतबर पाकिस्तानी इदारे हैं उन्हीं की बताई गई इत्तलात के ऊपर आप तकिया करें। अच्छा, अगला सवाल है कुंदर इंग्लैंड से, क्या जानना चाह रहे हैं? ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਖਲਾਰੀ ਫਿਰੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਏ ਕਾਫੀਏ, ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ, ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਧਰੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਫੇਰ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਪੱਬਾ ਭਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏ, ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। अब आज ही गल है कि कहते तुम सही हो। अच्छा, मगर ये थोड़ी जी मुश्किलात ने जिसले पाकिस्तान बनया ना तो उस वक्त इत्थे एक सोच सी जिहदे च कायदे आज़म साहब भी इनवॉल्व थे। उन्होंने भी यही ख्याल सी कि इनू मुल्क नेशन बनाने वास्ते मुख्तलिफ जड़े जुबाना ने या जड़े नैशनैलिटीज़ ने उन्होंने इकट्ठा करने वास्ते एक सेंट्रल किस्म की चीज़ होनी चाहिए, जुबान एक होनी चाहिए, जुबान के नाल सब मिल जाएंगे। और उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि उर्दू जुबान जी है उन्होंने नैशनल लैंग्वेज बनाया जाए। कायदे आज़म के ये उत्ते तबसरे भी ने और इनफैक्ट मसला भी बन गया सी बांग्लादेश नाल जो उस उदू ईस्ट पाकिस्तान से उत्थे भी जाके कायदे आज़म ने यही कहा कि उर्दू जुबान साड़ी नैशनल जुबान होगी। उन्होंने मिसअंडरस्टैंड लोगों ने कर लिया, लोगों ने समझा कि ना यह मतलब है कि साड़ी अपनी जुबाना जड़ियाँ उन्होंने कोई अहमियत नहीं है और वो नहीं चलनगियाँ। तो ये कन्फ्यूजन भी हुई, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। इस तरह साढ़े सिंध प्रोविंस भी
इस किस्म की लैंग्वेज राइट्स होए सन, उत्थे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्या ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ प्रोविंशियल ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਐਥਨਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਨ, ਸਿੰਧੀ ਸੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਸੀ, ਬਲੋਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਗਰ ਉਤੋਂ ਰਿਆਸਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਮਗਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ज़बरदस्ती नहीं फैलती। तो उर्दू ज़ुबान फैली है इस मुल्क बिकॉज तजारत शुरू हो गई मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान और एक ही ज़ुबान से जोड़े सारे समझते सन या बोलते सन या कर सकते सन और वो उर्दू फैलती गई और उर्दू नेशनल ज़ुबान हकीकी तौर पर बन गई। मगर ये जोड़ा काम होया ना कि वो फिर दूजी ज़ुबाना जड़ियाँ ने वो जड़ियाँ ने वो पिछे रह गई ने और वह भी देखी बड़ी दिलचस्प गल है कि सिंध वाले ने अपनी ज़ुबान को अहमियत रखी, उत्थे भी इब्तदाई तालीम जी है वो हाली भी सिंधी च ही होंदी है। अच्छा इस तरह केपी पश्तो उन्होंने भी अहमियत दी जाती और तो इस तरह बलोचिस्तान भी। मगर पंजाब एक बड़ी दिलचस्प गल हुई, पंजाब ठेकेदार बन गया नवे पाकिस्तान का, क्योंकि पंजाब मेजोरिटी प्रोविंस भी सी और पंजाब ने फिर पंजाबी नाल की कीता, जिहड़ा असली सवाल है वो है कि इत्थे क्योंकि असी सब तो पहले अपनी आइडेंटिटी मुसलमान बनाना चाह रहे सन, क्योंकि असी यही कहना था ना कि पाकिस्तान बनया इस्लाम वास्ते, तो अगर यह गल है तो फिर असी पहले मुसलमान हाँ तो फिर असी पंजाबी हैं। वो मसला आया कि तुसी लै गए पंजाबी और पंजाब नूं स्प्लिट करता गोरिया ने और तुसी अपनी पंजाबी जुबान रखी, तुहाडी जुबान सी सिखां दी तुसी रखी पंजाब की जुबान। असी क्या यार असी हुण की करिए, वो तो सिख लै गए ने पंजाबी, यूनिवर्सिटियां भी बन गई ने, पंजाबी पढ़ाई भी जाती है लिखाई भी जाती है, असी तो मुसलमान हाँ पहले पंजाबी बाद विच हाँ। तुसी तो क्या ना जी असी इंडियन भी हाँ तो पंजाबी भी हाँ तो सिख भी हाँ, प्लूरल आइडेंटिटी साडी, असी इत्थे क्या साडी सिंगुलर आइडेंटिटी है, अकेली आइडेंटिटी असी मुसलमान हाँ। तो इस वास्ते फिर असी सोचा कि यार असी पंजाबी नूं ज़्यादा अहमियत ना दईए, वो नाल दे जिहड़े ने उत्ते सिख भी ने। और फिर उस वक्त तुहानूं पता है पार्टीशन के वक्त जिहड़ा खून खराबा होया हिंदू मुसलमान का सिखां का मुसलमानों का, वो जाहिर है उस वक्त साढ़े ते सारे ते हावी सी, तो जी पंजाबी नूं रहण नहीं दिओ तुसीं, ते असी फिर पंजाबी नूं अहमियत नहीं दित्ती, तो बाकी प्रोविंसिस उन्होंने अपनी ज़ुबानों नूं अहमियत दित्ती। अच्छा हुण की होया मैं तुहानूं दसना कि जिस तरह पाकिस्तान तरक्की करता गया और उर्दू फैलती गई, उर्दू रियासत की जुबान भी बन गई, इसलिए रियासत की जुबान बन जाती है तो उन्होंने फिर कोई इग्नोर नहीं कर सकता। की होया मैं जो वड्डा हो रहा सा मेरे माँ प्यो आपस में पंजाबी बोलते सन, साढ़े सारा खानदान पंजाबी बोलता सी आपस में, असी बच्चे भी उन्होंने नाल पंजाबी बोलते सन, तो मैं तो मेरा भरा साढ़े दरमियान 1.5-2 साल का फर्क है, असी पंजाबी बोलने उन्होंने नाल भी पंजाबी बोलने सा, आपस में ही पंजाबी बोलने सा। 8 साल के बाद मेरी भैन पैदा हुई, मेरी भैन पंजाबी नहीं बोलती, वो उर्दू बोलती है, अंग्रेजी तो स्कूलों आ ही गई सारिਆਂ ਨੂੰ, वो उर्दू बोलती है, समझती है पंजाबी, कोई घर फिर भी पंजाबी चलती सी, मगर क्योंकि तरक्की हो रही सी लोअर क्लास तो मिडल क्लास बनते पे सी, पाकिस्तान बढ़ता पिया सी, उर्दू जुबान आ रही सी हर जगह ते, तो वालदा ने कहा जी इन्हूं तो उर्दू ही सिखानी है सी, पंजाबी उन्होंने लड़की के नाल नहीं बोली। मेरी गल समझ रहे हो, हुण भी साडे इत्थे यही है कि पंजाबी जुबान जिहड़ी है उन्होंने उन्नी अहमियत नहीं दी जाती जिन्नी उर्दू नूं दी जाती है, और हुण अंग्रेजी वाल तवज्जो हो गई है और वो पिछे सारी इस किस्म की तारीख है। मगर जो अच्छी गल है कि ये हुण एहसास होना शुरू हो गया है और पंजाबी की अहमियत जी लोगों को एहसास होया कि ये कोई कौमीयत कटती नहीं है, ये फुल होर वधदे ने और साडी जुबान बड़ी खूबसूरत जुबान है और ये मुख्तलिफ किस्म के पहलू ने, कोई लैंदा कोई उड़दा कोई चढ़दा, तो ये सारा हर जगह ते थोड़ी जी फर्क है और फिर किसी जगह ते जाके उस सराइकी के नाल भी यदि टक्कर लगती है एंड सो ऑन। तो अच्छा तो इस वास्ते मेरा ख्याल है कि हुण तुसीं देखोगे कि साडे पाकिस्तान के पंजाब विच भी
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਥੇ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਸਾਰਾ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਓਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਸਹੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਫਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਉਣ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਚਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये है कि जी एक ज़ुबान में महरूम कर देना है गलत है। मेरा ख्याल है हुण एहसास होना शुरू हो गया है कि साडी ज़ुबान भी बड़ी प्राउड ज़ुबान है। मगर मैं तुहानूं गल दसां है जिहड़ा सारा सिलसिला ना अंग्रेज़ां ने भी बड़ी गंद पाया सी इहदे विच। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਵਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਤਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਮਤਰ। तो ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਆਮਿਆਨਾ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜੜਾਂ ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਬਸਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਸ਼ਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਗਾਲ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਮੀਨ ਸੌਟ ਆਫ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਆਈ ਮੀਨ ਆਦਿ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਆਈ ਮੀਨ ਸੌਟ ਆਫ। ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨया ਕਲਚਰ ਤਹਿਜ਼ਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਗਲ ਕੋਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀ। तो जिस तरह वो किंग्स इंग्लिश तो किंग्स इंग्लिश के नाल कौखनी तो नहीं ना खत्म हुई, किंग्स इंग्लिश अपनी जगह पे वे। तो इस वास्ते मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान के तल्लकात अच्छे होंगे आन जान रहिंदी तो मेरा ख्याल है भी मसला नहीं सी होना। मगर क्योंकि जिस तरह पार्टीशन हुई जो खून खराबा होया उसके बाद लड़ाई जंगा हुई उसके बाद फिर सारा मसले बने और वो मैं समझना पंजाबी जुबान साढ़े वालों उन्हें सफ़र किया नुकसान हो गया उन्होंने। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸੈਰ ਹਾਸਿਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ब्रेक के बाद। एक से बढ़ के एक दिलचस्प सवाल, इंतखाब बहुत मुश्किल होता है। नॉर्वे से इज़्ज़त सुबहानी क्या जानना चाहते हैं सेठी साहब से? आपकी जो किताब है वो कब तक मार्केट में आएगी? हमारी बड़ी ख्वाहिश है जी कि आपकी ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ें, क्योंकि जितना आपका तजर्बा है, जितनी आपने उम्र गुजारी है और जितने आपके पास राज हैं पाकिस्तान की सियासत के, मेरा ख्याल है किसी और सहावी के पास इतना वसी मवाद नहीं है। सेठी साहब ने सारी उम्र गुजारी है इस फील्ड में, तो क्या आपका रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा है
और आप उसके बाद सिगार पिएं और गोल्फ खेलें और किताब लिखें, या कि आप ये जो टीवी पे प्रोग्राम है और सहाफ़त है ये ताहयात करने का इरादा रखते हैं? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे पर्सनल सवाल बड़े आते शुरू हो गए हैं। अच्छा, पता नहीं जवाब देना चाहिए कि नहीं, मगर अब आया सवाल तो कुछ कहना ही पड़ेगा। ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर्स, मेरा ख्याल है लिखने पड़ेंगे। बहुत कुछ है कहने को, और अब प्लेटफॉर्म भी नहीं रहा जहाँ वो कह सकते हैं। दिन ब दिन सुकड़ता जा रही है स्पेस, स्पेस कम होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सवाल ये है कि अगर जो बात लिखने वाली है वो लिख दी तो वो शाया कौन करेगा, छापेगा कौन, और फिर पढ़ के ले जाएंगे। आजकल तो तुम्हें पता कानून किस किस्म के, आप इंग्लिश में लिखें नहीं तो वो डजेंट मैटर, इंग्लिश भी वो तो नहीं छोड़ेंगे। अब बात ये है कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया लिखने का, मगर उसके लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, सुकून चाहिए। ये जो अफरा तफरी है जिसमें हम रहते हैं इसमें तो नहीं हो सकता। तो या तो ये है कि कहीं जाके बैठना पड़ेगा दूर। नॉर्वे का वीजा भेज दें आपको? नहीं, नॉर्वे रहने दियो इफ यू डोंट माइंड। इसे सुबानी साहब भेज दें। नहीं, नॉर्वे शॉर्वे में नहीं जाना, ठंडे बहुत होते। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि इस साल मैं शुरू कर दूंगा, पहले तो ये मैं आपको कहता हूँ पक्का। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 30,000 लफ्ज़ जो हैं वो मैंने लिख लिए हैं। अब रह गया 70,000, और वो 70,000 बड़े ख़तरनाक है, इसलिए वो भी नहीं लिखे। बहरहाल तो वो किसी न किसी स्टेज पे लिखे जाएंगे। फिर वो मौलाना आज़ाद थे ना, आपको याद है उनकी जब छाया हुई थी इंडिया विंस फ्रीडम, तो उसमें से 30 सफ़े जो थे वो ब्लैकआउट हो गए थे। और उन्होंने कहा था कि ये जब मैं वफ़ात पा जाऊँगा तो उसके बाद ये 30 सफ़े छाप दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त अगर ये 30 सफ़े छपते हैं तो लोग जो है मुझे मेरा गला काट देंगे। तो इसलिए अब ये है कि वो मेरा ख्याल है मेरे भी कोई 30-40 सफ़े ऐसे होंगे जिनके बाद छपड़ नहीं तो उससे पहले मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो लिख दिया जाए, मगर अभी शाया ना किया जाए। तीसरी बात आपने कही कि रिटायरमेंट। जी देखिए, मेरे पे बड़ा प्रेशर है कि यार अब बस करो, बहुत हो गया। कहाँ से है प्रेशर? फैमिली से। अच्छा, फैमिली से है, ओके। मगर नॉन फैमिली से है कि बिल्कुल नहीं बस करना, कैरी ऑन, वी वांट यू टू कैरी ऑन। मगर फैमिली कहती है बस करो, बहुत हो गया। अच्छा। तो मैं कहना अगर मैं बहुत हो गया तो की करांगा हूँ मैं। वो कहते हैं घर बह के पढ़ाई लिखाई करो। मैं कह यार वो तो हुणी हो रही है पढ़ाई, सारा वक्त पढ़ाई करके तो असी बहने हैं टीवी दे के, और असी की करना, दिन रात यही तो होता है। मैं तो 8 घंटे दिन की मेरी पढ़ाई होती है, 8 घंटे। अब आप सोचिए कितनी अखबारें, कितने यूट्यूब सेशंस, कितनी ट्विटर, ये वो दुनिया जान की। और फिर मेरी रिसर्च टीम जो है वो दिन ब दिन ये भी पढ़ो जी, ये भी पढ़ो जी, ये भी पढ़ो जी, ये भी पढ़ो। दिमाग ख़राब होया है। मगर फिर कि आप लोग सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि उसके लिए फिर जवाब होना चाहिए। तो इसलिए ये तो चल रहा है सिलसिला। मगर इसमें तो मेरी बीवी ने एक दिन तंग आ गई मेरे से कि सारा वक्त पढ़ाई, सारा वक्त ये, सारा वक्त वो, अब बस करो, रिलैक्स करो, गोल्फ खेलो। मैं कह लो जी गल होगी, ख़त्म होगी गल। मैं कह कड्डो गोल्फ बैग। वो जनाब 10 साल पहले मैं एक गोल्फ बैग खरीदिया सी। अच्छा। वो बिल्कुल नवा गोल्फ बैग वो मेरे घर पे है। मैं कहा कितने मेरा गोल्फ गया? ओ जी लबो जी, लबो जी, लबो जी, लब के लेके आया, साफ करो इन्हों, कड्डो बार क्लब, सब नए स्पैंकिंग न्यू क्लब्स, बड़े महंगे। वो मैं कह यार 10 साल हो गए, लो जी चलो जी, चलो जी चलो। तो मैं पहुंच गया जिमखाना गोल्फ बैग लेके, पूरी किट शिट पहन के, अपना टाइट होके, गोल्फ शूज़ भी पहन के मैं पहुंच गया। अच्छा। भाजी होया कि उत्थे मैं जिसले बैंड किया तो मैं उठ ही नहीं सका। मैं उत्थे रह गया, मैं उन्हें चुकड़ा की सी गोल्फ। ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੋਲਫ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਖੇਡ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੋਲਫ ਬੈਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਹਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੋਲਫ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਸ਼ਖਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਠਹਿਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬਸ ਕਰੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਸ ਕਰੇ ਹੁਣ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਏ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਏ, BCD ਨਹੀਂ, ਟਾਈਪ ਏ ਵੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਔਰ
ਖੁੱਲੇ ਔਰ ਖਲੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਯੂਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੇਡਣੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਗਾਰ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਉਹ हैं ਕੋਈ या वो भी ਕਹਿੰਦਾ नहीं? ਨਹੀਂ ਸਿਗਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਪੀਣਾ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੋੜਦਾ ਸਾਂ, ਤੀਸਰੇ दिन ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ऐसे दसिया नहीं ਦਿਲਚਸਪ। जा ਉਹ ਅਗਰ सकता। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ, ਸਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੋਲਫ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ, ਅਲਬੱਤਾ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਰੱਖਣੀ। फिर नॉर्वे चले ਤੇ जाएंगे। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਕਿਹਾ, ਡੈਨਮਾर्क ਕਿਹਾ, ग्रीनलैंड जाना पड़ेगा, ग्रीनलैंड। और इसके बाद सेठी साहब के अहदाफ क्या होंगे ये आप सोच सकते हैं, लेकिन टाइप ए, बी और सी के ऊपर एक होमवर्क देके जा रहे हैं। मैनी पॉइंट्स मेड। इज़्ज़त सुभानी साहब, आपके सवाल की वजह से हमें पता चला कि 30,000 अल्फाज सेठी साहब लिख चुके हैं, तो बाकी का इंतज़ार है। उस इंतज़ार में हम गुजार देंगे बाकी वक्त। आगा गुल सखर से और अली कराची से, उमर फारूक बुरेवाला से हस्बे मामूल बहुत शुक्रिया आपके सवालों का। आमिर कुयूम रावलपिंडी से, डॉक्टर तारिक मेमन हैदराबाद से, इरफान राव सुजावल से, जहांगीर भट्टी इंग्लैंड से, सुहेल कुवैत से। आपके सवालात हमारे प्रोग्राम का हुस्न बढ़ाते हैं। भेजते रहिए इस नंबर पर जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू। थैंक यू।